एक चिट्ठी बनी पति पत्नी के रिश्ते के बीच दरार की वजह। आखिर क्या लिखा था उस चिट्ठी में? आइए सब कुछ बताते हैं आज की इस केस फाइल में। साल था 2020। कोरोना के बीच राजस्थान के आखाखेड़ी गांव के मीना मोहल्ले में 45 वर्षीय प्रेम नारायण मीना के घर खुशियों की शहनाई बज रही थी, क्योंकि प्रेम नारायण अपनी बड़ी बेटी की शादी कर रहे थे, जिस वजह से पूरा परिवार जश्न में डूबा हुआ था। प्रेम नारायण पेशे से शिक्षक थे। वो मध्य प्रदेश के गुना जिले में फतेहगढ़ के सरकारी स्कूल में पढ़ाया करते थे, लेकिन कोविड की वजह से 2020 का ज्यादातर समय उन्होंने घर पर ही गुजारा। प्रेम नारायण का छोटा लेकिन सुखी परिवार था, जिसमें 40 वर्षीय पत्नी रुक्मणी बाई, बड़ी बेटी, छोटी बेटी ऋचा और बेटा वैभव भी है। तीनों बच्चे अपने पिता से बेइंतहा प्यार करते थे, इसलिए उनके घर रहने पर सबसे ज्यादा खुशी बच्चों को ही हुई, जबकि रुक्मणी बाई के लिए भी ये समय काफी अच्छा था। प्रेम नारायण और पूरा परिवार जहाँ बेटी की डोली उठने के कारण खुश था, तो वहीं प्रेम की बड़ी बेटी कुछ परेशान थी। मानो मन ही मन कुछ चल रहा है, जिसे वो ना तो कह पा रही है और ना ही छुपा पा रही है। जब उससे रहा नहीं गया तो उसने एक चिट्ठी लिखी और सोचा विदाई से पहले जिसके लिए चिट्ठी लिखी है उसे दे देगी, तब तक के लिए वो उसे छुपा देती है। इसी बीच रस्मों का सिलसिला आगे बढ़ता है और हल्दी मेहंदी के बाद फेरों की रस्म भी हो जाती है। अब बारी थी विदाई की, जिससे पहले बेटी अपने कमरे में आती है और सोचती है कि यही सही वक्त है चिट्ठी को उसकी सही जगह पहुंचाने का, लेकिन वो ये देखकर हैरान रह जाती है कि चिट्ठी को उसने जहाँ रखा था वो अब वहाँ पे नहीं थी। उसे समझ में नहीं आया कि किसने उसे लिया। क्या जिनके हाथ में उसे जाना था वो उन्हीं हाथों में पहुंची है या फिर किसी और के पास है। वो इतना सोच ही रही थी कि तभी माँ आवाज देती है। कुछ महिलाएं और आती हैं, बेटी की विदाई हो जाती है। वहीं बेटी भी चिट्ठी वाली बात को भुलाकर अपने ससुराल जाती है। और अब समय इतनी रफ्तार से गुजरा कि देखते ही देखते 1 साल बीत गया और साल आ गया 2021। प्रेम नारायण मीना अब स्कूल में एक बार फिर से पढ़ाने के लिए जाने लगे थे, लेकिन छुट्टियां अपने परिवार के साथ ही बिताते थे। हफ्ते 15 दिन में जब भी उन्हें वक्त मिलता वो अपने गांव परिवार के पास लौट आते। यूं ही तारीखें गुजरती हैं और 26 मार्च 2021 का दिन आता है। सुबह के लगभग 7 से 7:15 बजे होंगे जब प्रेम नारायण का भतीजा राजू रोज की तरह अपने चाचा यानी कि प्रेम नारायण के घर दूध लेने के लिए आया। उसने कई बार कुंडी खटखटाई, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई। उसे लगा शायद सब सो रहे हैं, इसलिए उसने वही किया जो वो कभी कभी किया करता था। दरअसल प्रेम नारायण के घर की कुंडी पुराने जमाने की थी, जो जोर से धक्का देने पर अक्सर खुल जाया करती थी, फिर चाहे दरवाजा अंदर से बंद ही क्यों ना हो। तो राजू ने भी यही टेक्निक अपनाई और दरवाजा खोलकर जैसे ही उसने आंगन का नजारा देखा तो उसने जोर जोर से चीखना शुरू कर दिया। राजू की चीख सुनकर कमरे में सो रही रुक्मणी दौड़ी दौड़ी आंगन में आती है और वो भी दहाड़े मारकर रोना शुरू कर देती है, क्योंकि वहां चारपाई पर प्रेम नारायण की बॉडी थी और उनकी बॉडी पर जगह जगह कट के निशान थे और बॉडी की हालत बहुत बुरी थी। रुक्मणी की आवाज से ऋचा और वैभव भी जाग जाते हैं और अपने कमरे से ही दरवाजा पीटने लगते हैं। असल में दोनों बच्चों के कमरे की कुंडी को बाहर से लगाया गया था, लेकिन किसने किया ये सब, ये अब भी एक सवाल था। हालांकि तब किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया और फिर रुक्मणी अपने बच्चों को कमरे से बाहर निकालती है और बाहों में भरकर रोने लगती है और कहती है, देखो तुम्हारे पिता की किसी ने क्या हालत की है। ये नजारा बच्चों के लिए भी बेहद भयानक था। पिता की ऐसी हालत देखकर ऋचा और वैभव भी रोने लगते हैं और सुबह का सन्नाटा जल्द ही चीख पुकार की आवाज से भर जाता है। आसपास के लोगों ने जब ये शोर शराबा सुना तो उन्होंने भी प्रेम नारायण के घर की तरफ दौड़ लगा दी। मामला बहुत गंभीर था तो नजदीकी छिपा बदौड़ पुलिस स्टेशन में फोन करके पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है, जिसके बाद केस सीनियर्स तक पहुंचता है और ऑर्डर मिलते ही एसएचओ डीएसपी ओमेंद्र सिंह शेखावत और प्रोबेशनरी अधिकारी जयप्रकाश अचल समेत पूरी टीम मौकाए वारदात पर कुछ ही मिनट के गैप में पहुंच जाती है, जहां आंगन में घुसते ही वो देखते हैं कि प्रेम की बॉडी पड़ी हुई है। उन्हें बड़ी बेरहमी से मारा गया है, मानो सालों पुरानी दुश्मनी निकाली गई हो। पुलिस भी पहली नजर में इसे दुश्मनी का ही एंगल देती है और बॉडी को अच्छी तरह से एग्जामिन करती है। तब उन्हें पता चलता है कि शरीर पर एक जगह नहीं बल्कि गले, पेट, चेस्ट और दूसरे हिस्सों पर भी किसी धारदार हथियार से वार किया गया है। हमला बहुत घातक था और ट्रीटमेंट नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से प्रेम नारायण ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। हालांकि कितने निशान थे और इनकी जो जान गई उसकी असल वजह क्या है, ये सब जानने के लिए बॉडी को अब पोस्टमार्टम हाउस भिजवाया जाता है। इसके साथ ही घटना स्थल से एक सबूत को इकट्ठा करने के लिए फॉरेंसिक टीम को बुलाया जाता है। साथ ही पुलिस डॉग स्क्वाड को भी बुला लेती है।
क्योंकि इस तरह के 90% केसेस में जो मुजरिम होता है वो कोई बाहरी व्यक्ति नहीं होता है बल्कि घर का ही कोई सदस्य होता है। और अगर इस केस में ऐसा होगा तो पुलिस को डॉग स्क्वाड की मदद से उसे ढूंढने में सिर्फ कुछ ही सेकंड्स का वक्त लगेगा। यही सोचकर पुलिस डॉग स्क्वाड को बुला लेती है। वही रुक्मणी और उसके बच्चों की हालत खराब हो रही थी, जिसे देखकर पुलिस का भी दिल पसीज जाता है और आसपास के लोगों से पूछताछ की जाती है। साथ ही चश्मदीद गवाह की तलाश भी की जाती है अगर किसी ने कुछ देखा हो तो। लेकिन अफसोस इस मामले में पुलिस को कोई भी सफलता नहीं मिलती और हर किसी ने कुछ भी देखने से साफ इनकार कर दिया। दूसरी तरफ डॉग स्क्वाड का डॉग भी अलग ही हरकतें कर रहा था। वो घर से बाहर जाने की जगह घर में ही चक्कर लगाना शुरू कर देता है। कभी वो ऊपर जाता है तो कभी नीचे आता है, कभी पीछे कमरे में जाता है तो कभी आंगन में ही घूमता रहता है। ये देखकर टीम भी परेशान हो जाती है कि आखिर ये माजरा क्या है। यहाँ पहली बार पुलिस टीम को वहाँ मौजूद लोगों पर ही शक होता है, खासकर रुक्मणी पर। इसलिए उससे पूछताछ की जाती है, लेकिन रुक्मणी ने बिना डरे, बिना रुके और बिना झिझके पुलिस के एक एक सवाल का जवाब दिया। उसकी आंखों में भरे आंसू और चेहरे पर पति को खोने का गम भी साफ दिख रहा था। इसलिए पुलिस को रुक्मणी पर शक करना व्यर्थ लगा। इसलिए अब पूछताछ की सुई घूमती है राजू की तरफ। राजू बताता है कि वो रोजाना चाचा के यहाँ दूध लेने आता था, लेकिन आज जब आया तो किसी ने दरवाजा खोला ही नहीं। इसलिए दरवाजे को जोर से धक्का दिया और वो खुल गया। जब अंदर आकर देखा तो चाचा की बॉडी पड़ी थी। उसकी आवाज सुनकर ही चाची रुक्मणी भी बाहर आ गई, लेकिन ऋचा और वैभव के कमरे की कुंडी बाहर से लग रही थी। ये सुनकर पुलिस के दिमाग की घंटी बजी और उन्हें समझते देर नहीं लगी कि दोनों बच्चों को पहले ही कमरे में बंद कर दिया गया था ताकि वो चाह कर भी बाहर ना आ पाए। लेकिन पूछताछ भी जरूरी थी, इसलिए पुलिस ऑफिसर्स दोनों बच्चों से कुछ सवाल जवाब करते हैं। दोनों बच्चे रोते हुए हर सवाल का जवाब देते रहे। यही पुलिस को ये भी पता चला कि प्रेम नारायण कुछ दिन पहले ही छुट्टियों में गांव आए थे। सवाल जवाब का ये सिलसिला चल ही रहा था कि तभी बेटी ऋचा अचानक से उठकर घर के अंदर जाती है, जिसे सब देखते रह जाते हैं। इतने में ऋचा बाहर आती है, पर वो खाली हाथ नहीं थी, बल्कि उसके हाथ में एक चिट्ठी थी। और ये वही चिट्ठी थी जिसे शादी से 1-2 दिन पहले ऋचा की बड़ी बहन ने लिखी थी। पुलिस वाले जब इस चिट्ठी के बारे में पूछते हैं तो ऋचा कहती है कि ये उसकी बड़ी बहन ने लिखी थी, पर ऋचा और वैभव ने उसे अपने पास छुपा कर रख लिया था। ऑफिसर्स जब उस चिट्ठी को खोलते हैं तो इस केस पर जमी मोटी और धुंधली सी परत हल्की हल्की साफ हो जाती है और पुलिस को समझ आ जाता है कि प्रेम नारायण को मारने वाला कौन है। दरअसल उस चिट्ठी में लिखा था, मैं अपनी माँ को बदनाम नहीं करना चाहती, लेकिन पिताजी जो घर का नौकर है ये घर में नहीं रहना चाहिए। इसके बाद पुलिस तुरंत नौकर के बारे में पता करती है, जिसका नाम होता है जितेंद्र उर्फ जीतू, जबकि उसका पूरा नाम होता है जितेंद्र बैरवा। जब इस जितेंद्र के बारे में रुक्मणी से सख्त लहजे में सवाल पूछे जाते हैं तो इस केस की वो सच्चाई सामने आती है जिसकी किसी ने भी कल्पना नहीं की थी। दरअसल प्रेम नारायण और रुक्मणी बाई के रिश्ते कुछ समय से ठीक नहीं चल रहे थे। मियाँ बीवी के बीच होने वाली सामान्य लड़ाई मनमुटाव की वजह बनती जा रही थी। हालांकि फिर भी प्रेम नारायण ने कभी भी रुक्मणी की बातों को दिल पर नहीं लिया, बल्कि वो इस रिश्ते को एक नई उम्मीद देने की कोशिश करते रहे। इसी बीच घर के कामकाज के लिए भी उन्होंने जितेंद्र को 65,000 सालाना सैलरी पर रख लिया। जितेंद्र का काम था पूरा दिन घर की साफ सफाई करना, परिवार का ध्यान रखना और रुक्मणी के हर छोटे बड़े काम में मदद करना। जितेंद्र ने भी सारी जिम्मेदारियां संभाल ली। उसकी लगन देखकर प्रेम नारायण भी निश्चिंत हो गए, पर वो कहाँ जानते थे कि जितेंद्र का उनके घर में रहना उन्हीं की जिंदगी के लिए खतरा बन जाएगा। असल में प्रेम नारायण मुश्किल से 15 दिन में 2 से 3 दिनों के लिए ही घर पर रहा करते थे। कई बार तो नौकरी के चलते उन्हें महीनों महीनों मध्य प्रदेश में ही गुजारने पड़ते थे। उनकी गैर मौजूदगी में यहाँ रुक्मणी ही अपने बच्चों का ख्याल रखती थी और अब जितेंद्र भी उसका हाथ बटाने लगता है। धीरे धीरे जितेंद्र रुक्मणी से बातचीत करना शुरू कर देता है। रुक्मणी को भी उसे बातें करना पसंद आ रहा था, इसलिए बातचीत का ये सिलसिला गुजरते वक्त के साथ साथ बढ़ता ही चला गया और दोनों ने नौकर मालकिन के बीच की दीवार को भी तोड़ दिया। जितेंद्र बैरवा की उम्र 32 साल थी, लेकिन फिर भी रुक्मणी ने खुद से 8 साल छोटे नौकर के साथ अश्लील हरकतें करनी शुरू कर दी। अब जब भी घर खाली होता तो दोनों अपनी हवस की आग बुझाते। दूसरी तरफ प्रेम नारायण अपनी नौकरी कर रहे थे, वहीं बच्चे अपनी पढ़ाई में मगन थे। उन्हें पता ही नहीं था कि घर में क्या चल रहा है, लेकिन कहीं न कहीं बड़ी बेटी को माँ की हरकतें कुछ अटपटी सी लग रही थी। उसे समझते देर नहीं लगी कि दाल में कुछ तो काला है। इसी बीच उसकी शादी का समय भी नजदीक आ रहा था, लेकिन शादी से कुछ दिन पहले ही अचानक से बड़ी बेटी अपनी माँ को नौकर के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लेती है। पर वो समझ नहीं पा रही थी कि ये बात अपने पिता को कैसे बताए, क्योंकि ऐसा करते हैं तो परिवार बिखर जाएगा और जो माँ की बदनामी होगी वो अलग। इसलिए उसने अपने पिता के लिए वो चिट्ठी लिखी
जो ऋचा और वैभव को मिल गई और उन्होंने उसे अपने पास रख लिया। शादी भी हो गई और कोविड-19 की वजह से प्रेम नारायण को लंबी लंबी छुट्टियां मिलने लगी। एक दिन प्रेम नारायण घर से बाहर गांव में सैर के लिए निकलते हैं और जब वापस आते हैं तो रुक्मणी को जितेंद्र के साथ अजीबोगरीब हरकतें करता हुआ देख लेते हैं। इस तरह प्रेम नारायण को भी समझ में आ गया था कि अब इस नौकर का घर में रहना सही नहीं है, इसलिए वो जितेंद्र को महीना पूरा होते ही नौकरी छोड़ देने को कहते हैं। वहीं अब प्रेम नारायण भी ज्यादा से ज्यादा समय अपने परिवार के साथ गुजारने लगते हैं, लेकिन ये बात रुक्मणी को खटक रही थी क्योंकि उसके सर पर तो अब जितेंद्र का भूत सवार था। वो किसी भी कीमत पर उसके साथ समय गुजारना चाहती थी, लेकिन प्रेम नारायण के रहते ये मुमकिन नहीं था। इसलिए उसने जितेंद्र के साथ मिलकर अपने ही सुहाग को उजाड़ने का फैसला कर लिया। जितेंद्र भी तुरंत मान गया और इस काम में उसने रतनपुरा निवासी अपने दोस्त हंसराज भील को भी 20,000 रुपए का लालच देकर राजी कर लिया। और फिर आई 25 अप्रैल की वो रात को पूरा परिवार खाना खाता है। रुक्मणी बच्चों को कमरे में सुला देती है, जबकि प्रेम नारायण से कहती है कि वो कमरे में सोने के लिए जा रही है। प्रेम नारायण भी चारपाई डालकर आंगन में सो जाते हैं। दूसरी तरफ रुक्मणी ने सोने से पहले घर के पिछले हिस्से में छत से लगती एक रस्सी जमीन पर लटका दी थी ताकि जितेंद्र और हंसराज को घर में घुसने में कोई परेशानी ना हो। सब सो जाते हैं। रात के करीब 1 बजे जितेंद्र और हंसराज हाथ में कुल्हाड़ी और तलवार लिए प्रेम नारायण के घर में दाखिल होते हैं। रुक्मणी उनकी अंदर आने में मदद करती है और साथ ही अपने बच्चों के कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर देती है ताकि अगर थोड़ी बहुत आवाज हो भी तो बच्चे बाहर ना आ सकें। इसके बाद तीनों आंगन में आते हैं जहां प्रेम नारायण इत्मीनान से सोए हुए थे। वो कुछ समझ पाते या उठकर देख पाते इससे पहले ही ये दोनों प्रेम नारायण की गर्दन पर कुल्हाड़ी और तलवार से ताबड़तोड़ वार करना शुरू कर देते हैं और रुक्मणी वहीं खड़ी तमाशा देखती रहती है। बल्कि वो तो खुश हो रही थी कि अब उसके और जितेंद्र के बीच आने वाला कांटा हमेशा हमेशा के लिए निकल चुका है। प्रेम नारायण भी एक के बाद एक हुए वार के कारण मौके पर ही दम तोड़ देते हैं। उनके मरने के बाद रुक्मणी उसी रस्सी के जरिए जितेंद्र और हंसराज को नीचे उतरने में मदद करती है और फिर रस्सी को उठाकर छुपा देती है और शांति से जाकर अपने कमरे में सो जाती है जैसे मानो कुछ हुआ ही नहीं। दूसरी तरफ प्रेम नारायण की जो बॉडी है वो आंगन में बदहवास हालत में पड़ी रहती है। अगली सुबह जब राजू घर आया तो रुक्मणी देवी कमरे से ऐसे बाहर निकली जैसे उसे कुछ पता ही नहीं है। उसने रोने धोने का नाटक किया ताकि पड़ोसियों को उस पर शक ना हो। इतना ही नहीं, उसने कहीं भागने की कोशिश भी नहीं की क्योंकि वो जानती थी कि उसकी गैर मौजूदगी में शक उसी के ऊपर किया जाएगा। पर कहते हैं ना कि मुजरिम चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, सजा तो उसे मिलकर ही रहती है। पुलिस को भी जब रुक्मणी की सच्चाई का पता चला तो उसे तुरंत पुलिस हिरासत में ले लिया गया, जबकि ऋचा और वैभव के सर से पिता का साया तो उठा ही और अब माँ का साया भी नहीं रहा। रुक्मणी ने 2 पल के सुख के लिए अपना हंसता खेलता परिवार उजाड़ दिया, बच्चों को अनाथ कर दिया। हालांकि ऋचा और वैभव की जिम्मेदारी अब उनकी बड़ी बहन उठा रही है। दोस्तों, रुक्मणी को आपके हिसाब से क्या सजा दी जानी चाहिए, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आने वाली केस फाइल्स आपसे मिस ना हो।